नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्कि बुनियादी अनुच्छेद पर गहराई से बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79। ये वो आर्टिकल है जो बताता है कि हमारी संसद, भारत की पार्लियामेंट असल में है क्या, किस किस से मिलकर बनती है। हमारे पास इस पर एक व्याख्यान है सोर्स के तौर पर, और कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये संरचना क्यों है और कैसे काम करती है। अनुच्छेद 79 का टेक्स्ट तो बहुत सीधा है। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा और लोगों का सदन यानी लोकसभा होंगे। सुनने में तो मतलब काफी आसान लगता है ना? हाँ बिल्कुल, लगता तो बहुत सरल है, पर इसी सरलता में ही हमारी पूरी संसदीय प्रणाली का, आप कह सकती हैं, ढांचा छिपा हुआ है। इसमें खास बात यह है कि ये सिर्फ दो सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की बात नहीं करता। ये राष्ट्रपति को भी संसद का एक अभिन्न हिस्सा मानता है। अच्छा, ये बात थोड़ी चौंकाती है। राष्ट्रपति तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के। फिर उन्हें संसद का हिस्सा क्यों गिना जाता है? क्या ये सिर्फ एक सेरेमोनियल चीज है या इसका कोई असली मतलब भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ सेरेमोनियल बिल्कुल नहीं है। इसके बहुत गहरे प्रैक्टिकल मायने हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक, चाहे वो लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो, वो कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देंगे, उनकी मंजूरी फाइनल होती है। अच्छा, ओके। और इसके अलावा भी, जैसे संसद का सत्र बुलाना है या सत्र खत्म करना है, जिसे सत्रावसान कहते हैं, ये सारे अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही हैं। तो ये उनकी एक तरह से विधायी भूमिका को दिखाता है। समझ गया। तो ये जो पूरी संरचना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये आई कहाँ से? मतलब संविधान बनाते वक्त ये कैसे तय हुआ? स्रोत व्याख्यान में भी इसका जिक्र था। हाँ, संविधान सभा में इस पर काफी विचार विमर्श हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और बाकी सदस्यों ने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल को देखा, उससे प्रेरणा ली, लेकिन उसको फिर भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला। अच्छा। तो उन्होंने ये द्विसदनीय यानी दो सदनों वाली प्रणाली चुनी। एक सदन लोकसभा, जो सीधे जनता को रिप्रेजेंट करे, जनता की आवाज, और दूसरा राज्यसभा, जो राज्यों के हितों का ध्यान रखे। इससे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो मजबूत होता है। अनुच्छेद 79 ने इसी पूरी सोच को एक कानूनी शक्ल दी है। और आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है? मतलब इतने साल बाद क्या ये सिस्टम अभी भी उतना ही कारगर है? आपने कुछ आंकड़ों का भी जिक्र किया था पहले। हाँ, देखिए, इसकी प्रासंगिकता तो आज भी उतनी ही है, शायद पहले से ज्यादा। ये अनुच्छेद ही तो ये पक्का करता है कि कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद में है, किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास नहीं। आज आप देखें, लोकसभा में 543 चुने हुए सदस्य हैं जो सीधे लोगों के वोट से आते हैं। हाँ। राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, जिसमें 12 मनोनीत भी होते हैं जो अलग अलग राज्यों और एक्सपर्ट फील्ड से आते हैं। और फिर, जैसा हमने कहा, राष्ट्रपति, जो अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करती हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि कितने सारे लोग और दृष्टिकोण इसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कानून बनाने के लिए इन तीनों का तालमेल जरूरी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। प्रोसेस यही है कि कोई भी बिल आमतौर पर पहले किसी एक सदन में आता है। मान लीजिए लोकसभा में आया, वहां पास हुआ, तो फिर राज्यसभा जाएगा, वहां भी पास होना जरूरी है। और जब दोनों सदनों से पास हो जाता है, तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है उनके सहमति के लिए। ये पूरा सिस्टम इसीलिए है ताकि हर पहलू पर विचार हो सके, अलग अलग नजरियों से जांच हो सके, जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। हाँ, नियंत्रण और संतुलन। बिल्कुल। और कभी-कभी अगर दोनों सदनों में किसी बात पर सहमति ना बने, तो उसके लिए भी संविधान में रास्ते हैं, जैसे जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। लेकिन मूल सिद्धांत यही है कि कानून बनाने में तीनों की अपनी अपनी भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने फैसलों में इसी संरचना और शक्ति संतुलन को अहम माना है। तो सार यही निकलता है कि अनुच्छेद 79 सिर्फ ये लिस्ट नहीं करता कि संसद में कौन कौन है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की कार्यप्रणाली की नींव रखता है। इसमें शक्तियों का बंटवारा है, प्रतिनिधित्व है और एक तरह का संतुलन भी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं एक तरह से।
और यहीं से एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि ठीक है, संविधान में तो ये संतुलन बनाया गया है, पर असलियत में समय के साथ राजनीतिक माहौल के हिसाब से इन तीनों के बीच राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा पावर का बैलेंस कैसे बदलता है? क्या कभी कोई एक ज़्यादा हावी हो जाता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमेशा गौर करते रहने की ज़रूरत है कि ये संतुलन बना रहे।